हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में जहां हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। हमारा फोकस होगा मेजर क्रॉप्स पर और हम देखेंगे उनकी ग्रोइंग पैटर्न्स को। इससे पहले हमने एक और लेक्चर में डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर के सीजनल क्रॉपिंग पैटर्न्स और डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम्स के बारे में। यहाँ हम डिस्कस करेंगे मुख्यतः मेजर क्रॉप्स के ऊपर। तो आज के लेक्चर में हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना, जिसे समझने की कोशिश करना कि मेजर क्रॉप्स का पैटर्न कैसा है। कुछ मेजर क्रॉप्स को हम आज डिस्कस करेंगे। हमारा फोकस होगा पैडी, वीट, पल्सेस और मिलेट्स के ऊपर। हम इन मेजर क्रॉप्स को देखेंगे और समझेंगे इनके क्रॉपिंग पैटर्न्स को। तो चलिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि टॉपिक मूव कैसे कर रहा है। अब देखिए, ये क्वेश्चन पिछले सालों में आया था कि कॉफ़ी और टी दोनों हिल स्लोप्स पर कल्टीवेट किए जाते हैं, लेकिन उनमें एक डिफरेंस है रिगार्डिंग कल्टीवेशन, उनमें कुछ डिफरेंस है। इस कॉन्टेक्स्ट में दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। एक स्टेटमेंट जो कि कह रही है कॉफ़ी प्लांट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब कॉफ़ी को गर्म वातावरण चाहिए होता है ट्रॉपिकल एरियाज़ का, जबकि टी को आप ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज़ में ग्रो कर सकते हैं। वहीं कॉफ़ी जो है वो सीड्स द्वारा प्रोपोगेट की जाती है, पर टी केवल ओनली स्टेम कटिंग्स के द्वारा प्रोपोगेट की जाती है। अगर आपने टी और कॉफ़ी को ढंग से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली आंसर कर सकते हैं। तो अगर हमें नॉर्मली इसका आंसर पता होना चाहिए, पर अगर हमें नहीं पता है तो हम पहले क्या करेंगे, एक ट्रिक होती है किसी भी क्वेश्चन को देखने की कि जो भी एक्सट्रीम वर्ड्स हैं हम पहले उन पे फोकस करते हैं। इन दोनों में एक्सट्रीम वर्ड जो एक मुझे मिला स्टेटमेंट में वो था ओनली, कि क्या कॉफ़ी प्रोपेगेटेड सीड्स के द्वारा होती है और टी केवल सिर्फ स्टेम कटिंग्स के द्वारा प्रोपेगेट होती है। तो ये स्टेटमेंट सीधे तौर पर गलत हो जाता है, क्योंकि टी सीड्स से भी प्रोपेगेट होती है। सीड्स और कटिंग्स दोनों के द्वारा आप टी को प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत है। फिर अब आते हैं पहले स्टेटमेंट पे, जो कि बिल्कुल सही है। टी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज में होती है, जबकि कॉफी मुख्यतः रूप से ट्रॉपिकल एरियाज के हीट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स में होती है। तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है ओनली वन। तो ये ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन से हमें पता लग रहा है कि हमें समझना ज़रूरी है कि क्रॉप्स का पैटर्न क्या है, टेम्परेचर कैसा है, ताकि हम सही तरीके से आंसर कर पाएँ और छोटी मोटी गलतियां ना करें। अब एक और क्वेश्चन ऐसा देखते हैं, इन स्टेट्स में कौन से स्टेट की क्लाइमेटिक कंडीशन बेस्ट है एक ऑर्किड बनाने की, जहां से हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री बना सकें। तो ऑर्किड की बात जब भी आती है तो व्हाट ऑर्किड्स, जहां पर फूलों का आप एक बागान के जैसा बनाएं। तो अगर हम इन चारों स्टेट में देखें, ऑर्किड्स लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो होती है ठंडा वातावरण, ठीक है, क्लीन क्लाइमेट। और वो इन तीनों स्टेट्स में कहाँ, चारों स्टेट्स में कहाँ दिख रहा है? एक ही इसमें ऑड वन आउट है, वो है अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने क्रॉप्स, पैटर्न्स और क्लाइमेट को ढंग से कवर किया है। और हमारी कोशिश आज यही है इनको ढंग से पढ़ के कवर करने की। अब एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं कि एक एरिया है इंडिया का जिसका इन्होंने चीफ कैरेक्टरिस्टिक बताया है। उस एरिया का टेम्परेचर हॉट एंड ह्यूमिड है, वहाँ पर जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर तक होती है साल में, और 1100 मीटर की स्लोप है। अब अगर आप इसको जैसे तीनों स्टेटमेंट को देखें, आपको लगेगा कोई पहाड़ी इलाका है, हल्का सा, ज़्यादा स्टीप भी नहीं है, मध्यम वर्ग के पहाड़ी एरिया है जहाँ ढंग की बारिश भी होती है, गर्मी भी है, और टेम्परेचर का रेंज मतलब एक माइल्ड टेम्परेचर है, 15 से 30 डिग्री के आसपास। इनमें से कौन सी क्रॉप यहाँ पर हो पाएगी? तो अगर आपने कॉटन, मस्टर्ड को पढ़ा है और टोबैको को पढ़ा है, इनका रीजन पढ़ता है, तो बहुत ही सिंपली आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर पेपर है। लेकिन अगर आपने कॉटन को ठीक से पढ़ा है तो एटलीस्ट आप कॉपर को यानी कपास को आप इसे बाहर रख सकते हैं, मस्टर्ड को बाहर रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को, ऐसे क्वेश्चंस अगर आए, जैसे पेपर की बात यहाँ हो रही है, पेपर क्या है? एक मसाला है, और मुख्यतः ये कहाँ होता है? साउथ इंडिया में होता है। साउथ इंडिया में अगर आप देखें तो टेम्परेचर की रेंज थोड़ी माइल्ड होती है, नॉर्थ में काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम तक जाता है। तो आप फोकस कर सकते हैं कि इस क्रॉप के सेशन में ये चारों क्रॉप्स जो हैं, इनमें कोई भी ऐसी क्रॉप नहीं है जो कि 200 सेंटीमीटर वाटर तक को झेल सके, ठीक है। तो अगर आपने कॉटन, मस्टर्ड और टोबैको को पढ़ा है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये हुआ हमारा एक आउटलाइन, जिससे हम देख के समझ सकते हैं हमें क्रॉप्स के बारे में कैसे जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए, हमारा पहला क्रॉप जो आज है मेजर, वो है पैडी क्रॉप। आज हम इसे पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम इनके बारे में एटलीस्ट पैटर्न को लेके पूरी तरह क्लियर हो जाएं। तो पहले देखते हैं इनको टेम्परेचर कैसा चाहिए। इन्हें टेम्परेचर चाहिए, हॉट टेम्परेचर चाहिए, 100 सेंटीमीटर तो कम से कम बारिश होनी ही चाहिए जहाँ इनको आपको ग्रो करना है। सॉइल टाइप कैसी चाहिए? तो बेस्ट सॉइल होती है इनके लिए जो काफ़ी ढंग से सिंचाई की जा सके और जो वाटर होल्ड कर सके, वो और ज़्यादा अच्छी होती है मिट्टी इनके लिए। और वाटर होल्ड कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी करती है? क्ले की मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी से हम एलुवियल सॉइल कहते हैं, एलुवियल सॉइल, वो भी मिट्टी अच्छी होती है इसके प्रोडक्शन के लिए। तो अब ज़रा देखें कि आखिर ये ग्रो कैसे करता है। अब यहाँ एक आप चीज़ समझें कि
अब जब आप एक पौधा धान का बोते हैं, जब वो शुरुआती स्टेज में बोया जाता है उसका सीड, उसके बाद जर्मिनेट होने तक वो पानी के अंदर डूबा रहता है। उसके बाद वो ऐसे बड़ा होगा, फिर आप उसको ट्रांसप्लांट करके कहीं और लगाएंगे। एक जगह इंडिया में ऐसा किया जाता है जिसे ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक कहते हैं, जिसमें आप सीडलिंग जब थोड़ी बड़ी होती है तो उसको हटा के कहीं और लगा देते हैं। आमतौर पर एक और तरीका है जहां आप उसी जगह पे उसे कल्टीवेट करते हुए इस तरह। तो आप देख रहे हैं हर स्टेज में जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो यहाँ देखी गई है। ये क्वेश्चन, ये जो डायग्राम है ये दिखा रहा है अक्टूबर से लेकर मार्च तक का टाइम इसे ग्रो करने का, कैसा आपको वहां पर पानी की व्यवस्था चाहिए। ऐसी व्यवस्था सर्दियों में होना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आमतौर पर इसे खारिफ क्रॉप्स के टाइम में, खारिफ समय में बोया जाता है, मतलब जब मानसून का सीजन हो। लेकिन रबी क्रॉप के रूप में भी इसको बोया जा सकता है अगर आपके पास पानी की सुविधा उपलब्ध है, अगर आपका टेम्परेचर ऑलमोस्ट उतना है जहाँ पे ये फल, इसका जो फूल है वो पक सके और ये आपको आउटपुट दे सके। तो ऐसा मौसम और ऐसा वाटर की अवेलेबिलिटी मानसून के टाइम में ज़्यादा अच्छी तरह से होती है, इसीलिए इसे मुख्यतः खरीफ क्रॉप कहा जाता है। किसे? तो राइस को। अब एक राइस के कल्टीवेशन का पैटर्न देखते हैं। ये राइस है, इस एरिया में आप कल्टीवेशन का पैटर्न देखिए। जो डार्क ब्लू है, मतलब पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन की जो हीटेड प्रोडक्शन है वो क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, प्रोडक्शन लेवल हाई है। अब देखिए इंडिया में आमतौर पर मध्य प्रदेश जो बीच में बहुत टेम्परेचर ऐसा रखता है जहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए फोकस यहाँ राइस पे कम होता है। पर पंजाब में हमने देखा है और हरियाणा में भी पानी बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर से निकाला गया राइस कल्टीवेशन के लिए या वीट कल्टीवेशन के लिए, जबकि ज़्यादा सुटेबल सॉइल, सुटेबल जगह इन राइस कल्टीवेशन के लिए होती है ईस्टर्न इंडिया, यानी बिहार और वेस्ट बंगाल का रीजन या उड़ीसा का रीजन या फिर कृष्णा गोदावरी डेल्टा का रीजन, जहां आप पानी के साथ इसे साल भर ग्रो कर सकते हैं। पर क्योंकि लेबर मूवमेंट और कैपिटल इंटेंसिव फैसिलिटीज़ ग्रीन रेवोल्यूशन ने नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा कर दी हैं, तो इसलिए वहाँ ऐसा हो रहा है और एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है जिसे सही करने की आवश्यकता है। ये तो हो गया एक आउटलाइन, यील्ड पैटर्न हमारा, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ कम है, लेकिन कहाँ ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आप इंडिया का मैप जब भी इमेजिन करते हैं तो सोचिए कहाँ पानी उपलब्ध है, कहाँ ही साल भर किया जा सकता है। तो इससे एक चीज़ क्लियर है कि इसका पैटर्न कैसा होगा। रेनफॉल के हिसाब से इसका पैटर्न होगा, कितना पानी कहाँ उपलब्ध है, कहाँ तापमान कैसा है। तो कई जगह सिंगल क्रॉप होती है, खारिफ सीजन में बोई जाती है, कई जगह 2 बार खारिफ रबी दोनों में की जाती है, और कई जगह ये 3 सीजन में की जाती है। समर ड्राई सीजन में भी इसको लगा दिया जाता है अलग अलग वैरायटीज़ को। तो जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ मल्टीपल क्रॉप वेरिएशंस होंगी, जैसे कि डेल्टा रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, कृष्णा गोदावरी रीजन, यूपी और बिहार। 2 क्रॉप्स कहाँ होंगी? जहाँ पर आपको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जैसे पंजाब हरियाणा। और सिंगल कहाँ होगी? जहाँ पे एरिड रीजन है। एरिड रीजन कहाँ पर है? राजस्थान, गुजरात। तो आप समझ रहे हैं कि 2 क्रॉप में साउथ इंडिया, कोस्टल प्लेन्स, मल्टीपल में बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, ऐसे रीजन में किया जाता है मल्टीपल क्रॉप्स। किसके? पैडी के, यानी धान की। खास बात समझने की है कि पंजाब और हरियाणा में मोस्टली इसकी 2 क्रॉप्स नहीं की जाती जो की जा सकती है। क्यों नहीं की जाती अक्सर? क्योंकि उसके बाद वहाँ पे वीट बोया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आधा रीजन और पंजाब हरियाणा मोस्टली क्रॉप धान और गेहूं को एक दूसरे के बाद करते हैं, इसलिए वहाँ मल्टीपल क्रॉप्स की जा सकती हैं लेकिन की नहीं जाती। तो लेकिन ओवरऑल जो पैटर्न है इंडिया में वो डिपेंड करता है आप किस रीजन में है, वहाँ पर 1 क्रॉप, 2 क्रॉप और 3 क्रॉप तीनों की जाती है। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए। इसे चाहिए पानी, हीट, रेन, और 0 मीटर से लेकर 2500 मीटर सी लेवल के ऊपर तक आप इसको ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी वेरिड जगह पे आप इसको ग्रो कर सकते हैं, इसलिए भारत के हर रीजन में आप इसको ग्रो करते देखते हैं वेरिएशन के साथ, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा। अब एक चीज़ ज़रूरी है, हमने इसे क्रॉप पैटर्न को समझा, तो अब ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि इसको क्या चाहिए ग्रो करने के लिए। जैसे देखा हमने कि जब ये ग्रो करता है, जर्मिनेट करता है जब सीड, तो इसे 10-12 सेंटीमीटर डीप वाटर में रहना होता है। 12 सेंटीमीटर तक पानी के अंदर डूबा हुआ रहना चाहिए। कब तक? जब तक ये बड़ा होकर इस साइज में ना आ जाए। ठीक है, उसके बाद आप इसको दूसरी जगह लगा लेते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। नॉर्मली उस पौधे को जर्मिनेट करने के लिए 12 सेंटीमीटर तक पानी में डूबा रहना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट के बाद उसमें पानी कम हो जाना चाहिए। जब उसका मिड पोजीशन आती है फिर उसमें बड़ा होता है। तो या तो आप सीधा कहीं जाकर एक बीज लगा दीजिए और वो बड़ा होगा, पानी की सप्लाई ऐसा होना चाहिए जो उसके जर्मिनेशन टाइम में फुल रहे, फिर आप उसको धीरे धीरे पानी हटा दें। ये थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें आउटपुट कम होता है। बल्कि अगर आप इस तरह से ग्रो करें, मतलब आपने एक साथ एक जगह कई छिड़क दिए धान के बीज, फिर उनमें एक एक पौधा उखाड़ के आपने लगाया दूसरे खेतों में इक्वल डिस्टेंस पे, और उसके बाद सही से खाद दी, उसका प्रोडक्ट ज़मीन को दोबारा तैयार किया, तो आपको बहुत अच्छा आउटपुट होता है। इसलिए हम देखते हैं कि इंडिया में
ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक यूज की जाती है, ना कि ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक। अब ये दोनों टेक्निक्स क्या है हम आगे डिस्कस करें। राइस के बारे में खास बात यह है, मैंने आपको बताया हर जगह बोई जाती है, एक जगह ये सी लेवल से नीचे भी बोई जाती है। उस जगह का नाम बताइए कि वो कुटानड है जो केरला में, जहाँ सी लेवल के नीचे इसे बोया जाता है। तो आगे देखते हैं कल्टीवेशन ऑफ राइस के बारे में और क्या जगहों पर कैसी कल्टीवेशन की जाती है। एक होती है टेरेस्ट कल्टीवेशन, मतलब सीढ़ी नुमा खेती जो पहाड़ी एरियाज में की जाती है। झूम कल्टीवेशन, मतलब आप इसको स्लैश एंड बर्न भी कह सकते हैं, घुमक्कड़ खेती, जहां आप एक जगह जब तक यहाँ पर पानी की सप्लाई है और उर्वरकता है, आप जंगल साफ करके वहां पर बोएंगे, बीज को उत्पादन करेंगे, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। ये कहाँ होता है? जंगली और आदिवासी एरिया में, पहाड़ी एरियाज में जहाँ जंगल है। और नॉर्मली जो बड़े स्टीप पहाड़ है वहाँ क्या होता है? टेरेस फार्मिंग, मतलब सीढ़ी नुमा खेती। वो कैसे होती है? आप ऐसी सीढ़ियों से स्टेप बनाते हैं, स्टेप पे पानी के सप्लाई की व्यवस्था करते हैं, उससे आपकी फसल होती है। तो सीधी सी बात है, फसल जो होगा आउटपुट यील्ड कम होगी बनिस्पत उन एरियाज में जहाँ पानी और गर्मी और लेबर और ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक्स यूज की जा रही हैं। अगला पॉइंट आता है सॉइल की बात। जैसे हमें पता है लूमी सॉइल्स, मतलब जो हल्की बलुआई मिट्टी टाइप होती है, इससे ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि वाटर कैपेसिटी कम होती है। तो ऐसी मिट्टी डेल्टा रीजन, पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न प्लेस में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन वहाँ पानी इतना ज़्यादा है कई रीजन, जैसे डेल्टा रीजन या नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में आफ्टर यूपी यानी बिहार बंगाल के आसपास, तो काफ़ी ज़्यादा पानी उपलब्ध होता है, आप इसको उपजा सकते हैं। लेकिन पंजाब हरियाणा के रीजन में जहाँ मिट्टी लोमी है, पानी ज़्यादा लगता है, फिर भी ऐसी क्रॉप इंटेंसिव क्रॉप को बोया जाता है क्योंकि एमएसपी ज़्यादा मिलते हैं। क्लेई सॉइल, मतलब चिकनी मिट्टी जो पानी को होल्ड कर सके, वो ज़्यादा बेहतर है इसके लिए। अब चिकनी मिट्टी का उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। आपने स्कूल में कभी कुछ डॉल वॉल बनाई हो, किसी प्रोजेक्ट के दौरान कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हों, वहाँ पे आप क्ले की मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से कई सारे क्राफ्ट्स को बना सकते हैं, क्योंकि हल्का सा पानी डालें और वो अपना शेप चेंज कर लेता है, काफ़ी देर पानी को रिटेन कर पाता है, वो इसके लिए बेस्ट सॉइल है। तो वो कहाँ है? साउथ इंडिया के कोस्टल रीजन्स में, कर्नाटका, तेलंगाना में, जहाँ इसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, जहाँ ज़्यादा होना चाहिए। इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। अगर आपके ऊपर एग्रीकल्चर पे कोई पॉइंट आया, इंडियन एग्रीकल्चर को क्या कैसे सुधार की आवश्यकता है, तो वहाँ आप दिखाएंगे कि जो रीजनल इम्बैलेंस है क्रॉप प्रोडक्शन को लेके, उसे सीधा या सही किया जा सकता है फॉर्मुलेटेड तरीके से, ढंग से, सही एरियाज पे सॉइल टाइप क्रॉप को ग्रो करके। खास बात राइस की ये होती है कि एसिडिक और एल्कली दोनों सॉइल के एरियाज में बोया जाता है, जो इसको और स्पेशल बनाता है। इसी कारणवश ये पूरे एरिया में, इंडिया में बोया जाता है। और क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है, तो लेबर भी इसको रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है इसमें, जो डिटरमाइन करता है कि कहाँ लेबर ज़्यादा है वहाँ इसका प्रोडक्शन होगा। इसीलिए हमने देखा था जब लॉकडाउन की चर्चा हुई थी, या जब भी माइग्रेशन की बात आती है, तो जो ईस्टर्न इंडिया से जो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा जाता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से जो पंजाब, हरियाणा के रीजन में जो एग्रीकल्चर स्पेसिफिकली लेबर मूव करते हैं, वो पैडी की खेती के लिए ही करते हैं। अब देखते हैं क्या टेक्निक्स हैं वो। एक होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग मेथड, आपने हाथ से बीज को बोया और पानी की सुविधाएं दी, सब कुछ किया और आपने आउटपुट को काट लिया। मतलब सीधा सिंपल तरीका, जैसे आप एक पेड़ लगाते हैं उसी तरह आपने खेती की। इसमें समस्या ये है कि आपको कम लेबर्स में ज़्यादा काम तो कर पाएंगे, लेकिन आपको आउटपुट अच्छा नहीं होगा। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा लेबर नहीं होता, पानी की व्यवस्था नहीं होती, तो इससे यील्ड बहुत कम होती है। दूसरा मेथड है ड्रिलिंग मेथड। ड्रिलिंग मेथड में एक खेत है, कोई इंसान उसे खेत को जोतते हुए जा रहा है, हल लगाते हुए जा रहा है, दूसरा व्यक्ति एक डिस्टेंस पे उसको एक बीज को बोता चला जाएगा उसके पीछे पीछे, मतलब वो बिल्कुल सीड को ड्रिल करता चला जाएगा। या फिर आप उस हल में ही आजकल सुविधाएं आ गई हैं ड्रिलिंग मशीन्स की, जहाँ वो उसको बोती हुई चली जाती हैं। ये भी कहाँ होता है? ड्राई रीजन में, जहाँ आपको पता है आपके पास पानी कम है, तो आपने एक क्यारी में उसे बो दिया, वहाँ पानी की सुविधाएं दी, फिर जर्मिनेट करेगा, फिर पानी आपने खाद साइड साइड डाली और इस तरह आपने उसको बोया। लेकिन यहाँ भी यील्ड बहुत कम होती है। फिर आता है ट्रांसप्लांटेशन मेथड, जो बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में, जहाँ बहुत कम मैकेनाइजेशन होती है और बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है। मतलब मशीनों का इस्तेमाल कम और लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा। जैसे मैंने बताया, आप पहले एक जगह बीज को ऐसे छिड़क देते हैं, एक एरिया में नर्सरी टाइप आप ग्रो करते हैं जहाँ बहुत सारे बीज लगे होते हैं, फिर वो थोड़े थोड़े बड़े होंगे, जब वो पौधे बड़े होंगे फिर उनको उखाड़ के दूसरी जगह लगाया जाएगा इक्वल डिस्टेंस में पानी के अंदर, और फिर आप उससे एक बेहतर आउटपुट ले सकते हैं, ज़्यादा यील्ड होती है, और ये फेमस है। एग्जाम्पल, आपने ऐसे बोया, उसके ऐसे टुकड़े बनाए जाते हैं, ऐसे लेबर लेके जाते हैं दूसरे खेतों में, फिर उन्हें इक्वल डिस्टेंस में ऐसे लगा दिया जाता है। इस मेथड से आउटपुट बहुत अच्छा होता है, बहुत सही तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। और ये एग्जाम्पल है ड्रिलिंग मेथड का। जैसे कोई हल पे जा रहा है, यहाँ सीधा आप ड्रिल करते जा रहे हैं लोकेशन पे, लेकिन ये आउटपुट कम देता है और ये ज़्यादा देता है। अब आप इन तस्वीरों को देखते ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पानी कम है, जो ड्राई लैंड है, मतलब जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का हिस्सा है,
राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में अगर होगा तो वहाँ ऐसी खेती होगी, जबकि जो पंजाब, हरियाणा या बंगाल, बिहार, यूपी का रीजन है वहाँ ऐसे खेती की जाएगी राइस की। एक लास्ट मेथड जो बहुत ही फेमस है, एडवांस्ड है, वो है जापानीज मेथड। जापानीज मेथड में जहाँ पर ज़मीन कम है लेकिन आपके पास संसाधन है तो आप मशीनों के थ्रू बो सकते हैं चावल को। जैसे ऐसे मशीन लगी हुई है, उस पानी वाले एरिया में ही घुसती है और सीधे ऐसे चावलों के रोल लगाए चले जाते हैं, और एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे आप वहाँ पर खाद डालेंगे, उसी लोकेशन पे आप पानी उस हिसाब से मेंटेन करेंगे। ट्रांसप्लांटेशन रोज में होता है मशीन के द्वारा, फीडिंग और खरपतवार सब रिमूव मशीन करती है। तो बहुत कम लेबर में बहुत हाई यील्ड होती है। इसी यील्ड ज़्यादा होने के कारण इनके कम एरियाज में बहुत ज़्यादा उपज होती है, जो कि भारत से बहुत ही ज़्यादा। अब देखते हैं कुछ प्रमुख क्रॉप्स को। एक बासमती राइस, जो इसमें सबसे बड़ी वैरायटी है। इंडिया लगभग 70% राइस ग्रो करता है बासमती वैरायटी की, और 16% दुनिया में जो एक्सपोर्ट होता है उसका हिस्सा भारत का जाता है। कहाँ ज़्यादा ये होता है? ऑब्वियसली पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के रीजन में ज़्यादा उपज है इसकी। इसे कब मिला था जीआई टैग? 2016 में, फरवरी 2016 में इसे जीआई टैग मिल गया था। ये आपको याद रहना चाहिए। जब बात आती है राइस कल्टीवेशन की, तो याद रखिए इंडिया में उसकी बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक डिमांड है, तो इसलिए प्रोडक्शन ज़्यादा होने के बावजूद भारत के पास ज़्यादा सरप्लस बचता नहीं एक्सपोर्ट करने के लिए। ऐसा ही केस चाइना के साथ भी है। तो चाइना नंबर 1 प्रोड्यूसर है, नंबर 2 पे इंडिया है, लेकिन एक्सपोर्ट में अभी हाल के समय में, पिछले साल भी इंडिया नंबर 1 पे रहा था, लेकिन आगे वो शायद चेंज हो जाए। तो इसलिए आप जब एग्जाम दे रहे हो उस साल की लिस्ट ज़रूर देख लें कि इंडिया कितने नंबर पर है। अभी इंडिया नंबर 1 है, $7.1 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया ने किया है। और इंडिया ऑफकोर्स बासमती राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ही। मैंने आपको बताया था अराउंड 60% वर्ल्ड का बासमती एक्सपोर्ट कौन करता है? इंडिया करता है। सबसे अच्छी क्वालिटी कहाँ होंगी? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में। खास बात यह है कि इंडिया के हर स्टेट में, हर बड़े स्टेट में इसे उपजाया जाता है, पर कुछ स्टेट डेफिसिट हैं। डेफिसिट स्टेट मतलब जहाँ पर कम उपज है, जितनी खपत है उससे ज़्यादा, मतलब जितनी धान लगाए जाते हैं, जितनी उपज होती है उससे ज़्यादा उस राज्य के लोग उसका को यूज़ करते हैं, उसे खाते हैं। तो उन्हें उसकी आपूर्ति बाहर के स्टेट से करनी पड़ती है। तो ऐसे स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात, केरला और दिल्ली। इसमें एक ऑड स्टेट है वेस्ट बंगाल, जहां आउटपुट खुद ही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, लेकिन कंजम्पशन जो है वो इतनी ज़्यादा है कि उसकी पूर्ति के लिए यूपी और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे स्टेट से उन्हें चावल मंगवाना पड़ता है। तो याद रखिए वेस्ट बंगाल एक डेफिसिट स्टेट है, जबकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश एक सरप्लस स्टेट है। सरप्लस स्टेट मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ होता है, जिससे वो उसको बाहर भेज सकते हैं। अब समझते हैं कौन सी टॉप राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है। नंबर 1 चाइना, नंबर 2 इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपींस, ऐसे ये सेटअप चलता है। तो नॉर्मली ये नॉर्मल ऐसे ही रहता है क्योंकि बड़े बड़े देश हैं और इनका कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। अब देखते हैं कि जो अनाज, फूड ग्रेन की कल्टीवेशन का टारगेट है इंडिया का, वो कितना है। वो 298 मिलियन टन्स है 2019-20 के लिए, और हमने देखा लगातार ग्रोथ हुई है। चाहे वो चावल हो, आउटपुट 118 रखा गया इस बार, वीट का 106 रखा गया, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ रहा है इन सब का। तो आप ज़्यादा भी आपको पता नहीं होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि इंडिया में कितना कल्टीवेट हो रहा है। 230 मिलियन टन अगर होते हैं तो उसमें राइस का आउटपुट कितना है, या वीट का आउटपुट 106 है, 120 है, तो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये दिखाता है कि हमारा प्रोडक्शन वीट और राइस फोकस्ड है, और अब एक लगभग पैरिटी आ चुकी है, बराबरी तक आ चुकी है। अब दूसरा क्रॉप जो हमारा बड़ा है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो है वीट यानी गेहूँ। गेहूँ को कल्टीवेशन के लिए क्या चाहिए? इसे एक वेल ड्रेन फर्टाइल लैंड चाहिए, मतलब एक जलोढ़ मिट्टी चाहिए जो इसके लिए बेस्ट होती है। क्ले की मिट्टी भी अच्छी होती है, पर सर्वश्रेष्ठ मिट्टी इसके लिए होती है ब्लैक सॉइल, मतलब काली मिट्टी, जो कि महाराष्ट्र और डेक्कन में पाई जाती है, जो इसके लिए सबसे अच्छी है। वीट थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, आप ज़्यादा अच्छा उपजा सकते हैं इसको। इसी कारणवश जो पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का रीजन है वो सर्दियों में किसे बोता है? अपने खेतों में चावल के बाद गेहूं बोते हैं। अब खास बात यह है कि उस समय में पंजाब हरियाणा में एक बारिश होती है किसी जलवायु परिवर्तन के कारण। वो कौन सा परिवर्तन है, वो कौन सा फेनोमेना है जिसके कारण जब गेहूं की फसल लग रही होती है तब वहाँ पर बरसात होती है या बादल आते हैं, जिससे इस क्रॉप को फ़ायदा होता है। उस फेनोमेना को क्या कहते हैं? ठीक है, वो कौन सी एयर का या फिर कौन से एटमॉस्फेरिक चेंज की वजह से ऐसा होता है, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ऐसा होता है कि सहूलियत होती है पंजाब के रीजन में गेहूं को बोने में। ये आपका होमवर्क हुआ। एक और पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि हालांकि एक टेम्परेट क्रॉप है, मतलब इसे ठंडा वातावरण चाहिए होता है, ये एक रबी क्रॉप है। अब देखिए रबी क्रॉप, जब भी कोई क्रॉप रबी हो, इसका मतलब क्लियर है उसे टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए, पानी कम चाहिए और क्लियर वेदर चाहिए। मतलब वो एक लंबा दिन मांगती है,
अपने फूल को पॉलिनेट करने के लिए, मतलब एक ज़्यादा समय लगता है फल को बनने में, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर हाईएस्ट लिमिट है किस चीज़ की, वीट कल्टीवेशन की। और राइस में 100 सेंटीमीटर से आपको ऊपर का एरिया चाहिए होता है। तो अगर आप इंडिया का एक मैप ऐसे रफ सा भी ड्रॉ करें, ठीक है, बहुत ही घटिया मैप है, पर अगर ये ड्रॉ करें तो अगर आप यहाँ से एक 100 सेंटीमीटर की आइसोफाइट, मतलब वो लाइन खींचे जो 100 सेंटीमीटर टेम्परेचर के 100 सेंटीमीटर जहाँ बारिश होती है उस एरियाज को एक लाइन से जोड़ें, तो उससे कम में आप वीट बोएंगे, उससे ज़्यादा में आप राइस बोएंगे। तो 100 सेंटीमीटर की लाइन होती है आइसोफाइट जो सेपरेट करती है वीट ग्रोइंग रीजन को राइस ग्रोइंग रीजन से। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वीट को जब कूल टेम्परेचर चाहिए, क्लियर आसमान चाहिए, तो एक सी बात है, फ्रॉस्ट वगैरह कुछ भी अगर हुआ तो उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए हमने देखा है कि वीट कल्टीवेशन कब होगा, सर्दी के मौसम में, रबी क्रॉप है, पानी कम चाहिए, बारिश कितना चाहिए, 100 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए। खरीफ क्रॉप कौन सी है, राइस है, हमने उसके बारे में पढ़ा। अब एक चीज़ देखते हैं कि वीट प्रोडक्शन में शेयर किसका कितना है। टॉप प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे पंजाब, 3 पे हरियाणा, इस तरह से सिस्टम है। एक लेकिन साल था जब मध्य प्रदेश ने पंजाब को हरा के दूसरा स्थान हासिल किया था, किसमें, वीट प्रोडक्शन में। तो ऐसा अगर कोई आउटलायर हो, मतलब कोई ऐसा साल हो जब, अभी तो हाल ये साल थोड़े ज़्यादा पुराने हो गए, पर आमतौर पे अगर ऐसा कुछ हो जब आप देखिए पंजाब और यूपी पिछड़ जाए किसी स्टेट से प्रोडक्शन के मामले में, स्पेसिफिकली धान और गेहूं के मामले में, आपको पता होना चाहिए कि इस साल जो है 2 नंबर प्रोडक्शन इसका रहा। लेट्स से जैसे 2015-16 में मध्य प्रदेश का था, ताकि अगर गलती से क्वेश्चन वहाँ से आ जाए तो आप एलिमिनेट कर पाएँ गलत ऑप्शन को, ठीक है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बस आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लेट्स से अगले साल क्या वो ऑर्डर है या नहीं, ऑर्डर चेंज तो नहीं होगा। आगे अब आते हैं मेज़ प्रोडक्शन, मतलब मक्के के प्रोडक्शन में। मक्का यूज़ किया जाता है खाने के लिए और मवेशियों के लिए अनाज के रूप में, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हाई वैरायटी सीड्स आ गई हैं, फर्टिलाइजेशन बढ़ गई है, इसलिए एक बेहतर आमद होती है किसानों को इसकी। ये भी एक खरीफ क्रॉप है, रेन फेड खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप है तो इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, टेम्परेचर इसको ज़्यादा चाहिए होगा आमतौर पर, पानी इसको ज़्यादा चाहिए होगा। तो कहाँ बोया जाएगा ये, ऑब्वियसली जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। पर खास बात यह है कि इसे पानी उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब जितना धान को चाहिए उससे बहुत कम, मतलब 25 से 75 सेंटीमीटर पानी से काम चल जाएगा। तो इतना पानी से काम चल रहा है तो एरिड रीजन जो जहाँ बारिश ज़्यादा नहीं होती वहाँ भी इसे ग्रो कर सकते हैं। इसका क्लियर सा मतलब है कि आप इसको देखेंगे कि वो सेंट्रल, साउथ, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ज़्यादा ग्रो किया जाएगा, जबकि नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ वैसे ही फसलें हो रही हैं वहाँ इसको कम ग्रो किया जाएगा। ग्रो किया भी जाएगा तो सिर्फ मवेशियों को खिलाने के लिए किया जाएगा, कि आमतौर पर उनके पास अनाज खुद से ही बहुत ज़्यादा है। ये उन एरियाज में नहीं ग्रो होता जहाँ 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो इसका मतलब है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है जहाँ 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा धान उग जाते हैं, वहाँ इसको आप गर्मियों में नहीं बो सकते। तो वहाँ कब बोया जाएगा इसको, राबी सीजन में, ठीक है। एक और जगह है जहाँ ये राबी सीजन में बोया जाएगा, वो है साउथ इंडिया, तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में दिसंबर के आसपास बारिश होती है। अब मुझे बताइए दिसंबर के आसपास जो साउथ में बारिश होती है वो क्यों होती है, किस कारणवश दिसंबर में मानसून वहाँ जाता है, ये आप मुझे बताइए। एक खास बात और है मेज़ की इंडिया में, इसे इंटरक्रॉपिंग की तरह यूज़ किया जाता है। मतलब आपने मक्के की फसल लगा दी एक लाइन में, तो उसके बीच में आपने आलू की फसल लगा दी, तो आपका दोनों का आउटपुट हो जाता है, एक दूसरे से इंश्योरेंस का काम करती है, जो फैसिलिटीज़ आपको बाकी क्रॉप्स नहीं दे सकती। इंडिया इसमें थोड़ा पिछड़ा हुआ है, 4-5वें नंबर तक आता है। पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट होती है खेती इसकी, सिवाय कुछ रीजन्स को छोड़ के जहाँ पर 3-4 क्रॉप्स ऑलरेडी, 2-3 क्रॉप्स ऑलरेडी धान या गेहूँ की हो रही हो, मतलब ईस्टर्न इंडिया। नंबर 1 प्रोड्यूसर इंडिया का कौन है, कर्नाटका। नंबर 2 कौन है, महाराष्ट्र। वो क्यों है, क्योंकि ये एरिड क्रॉप है, कम बारिश में भी हो जाती है, तो ऐसे रीजन में इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। एक क्रॉप है 19-20 का, एक फिगर है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए जब 1970 और 71 की बात थी तो जो खरीफ क्रॉप थी वो 67% होती थी इंडिया में, और रबी क्रॉप सिर्फ 33%। अब ये फिगर 51 और 49 हो गया है खरीफ और रबी का। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि हमारे पास वीट प्रोडक्शन बढ़ रहा है और हमारे पास जो इरिगेशन की फैसिलिटी है वो पूरी तरह मानसून पे डिपेंडेंट नहीं है। अब हम खुद से भी इरिगेट कर पा रहे हैं, इसलिए प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा इवन आउट हो गया है। अब प्रोडक्शन दोनों समय देख रहे हैं, सर्दियों में भी। ये हमारे मेजर क्रॉप्स जो 2 हमने पढ़े, अब हम बढ़ते हैं उसके बाद मिलेट्स के ऊपर। मिलेट्स में 3 प्रमुख फसलें हैं, ज्वार, बाजरा और रागी, जिन्हें कोर्स ग्रेन कहते हैं, मतलब खुरदरा अनाज। ये गरीबों या फिर अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए बहुत फेमसली न्यूट्रिशन का काम करता है। ये स्टेटमेंट हालांकि अब काफ़ी गलत है इसका इस्तेमाल करना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि गरीबों को तो छोड़िए, अमीर लोग भी अपने नाश्ते में मिलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है तो इस वजह से अब इसका कल्चर बढ़ता जा रहा है। मिलेट्स कम टाइम में होते हैं, गर्म वेदर में भी हो सकते हैं, और कम उर्वरक ज़मीन पे भी हो सकते हैं। इसका मतलब सीधी सी बात, वहाँ होंगे जहाँ पर चावल और गेहूं की ज़्यादा फसलें नहीं होती।
तो जब जवार की बात करें, जिसे sorghum भी कहते हैं, जवार की बात करें तो जवार सेमी एरिड, मतलब वहाँ जहाँ बारिश कम होती है सेंट्रल साउथ इंडिया में, वहाँ ज़्यादा बोया जाता है, ज़्यादा उपज होती है उसकी। रेनफेड क्रॉप है, ठीक है। रेनफेड क्रॉप है मतलब जहाँ बरसात के टाइम में उसको, बरसात के पानी का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है इसकी उपज के लिए। जवार को खरीफ और रबी दोनों क्रॉप की तरह बोया जाता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, खरीफ रबी दोनों। अब एक जगह जहां पर खरीफ सीजन में बारिश ऑलरेडी कम हो रही है, वहां खरीफ की तरह यूज होगा। कहीं पर आपके पास बारिश सर्दियों में हल्की फुल्की होगी तो वहां से रबी की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये हो गई आपकी बात जवार की। अब दूसरी बात आती है बाजरे, रागी और बारले की। अब देखिए जवार की जब बात आती है, खास बात एक बताना चाहूंगा, जवार को कौन सी मिट्टी सबसे सही रहेगी मुझे बताइए? रेगुर, एलुवियम, ये मिट्टी इसके लिए बेस्ट है। एक बात और रिपीट करूंगा कि कोई भी क्रॉप हो मोस्टली उसके लिए क्ले मिट्टी हमेशा अच्छी रहती है, क्योंकि क्ले में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब ऑब्वियसली कहीं 100 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, 150 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, वहाँ क्ले की मिट्टी है तो इतना वाटर होल्ड कर लेगी कि वहाँ आप रागी नहीं ग्रो कर पाएंगे या मिलेट नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो इसलिए इनकी फसल जहाँ कहाँ ज़्यादा होगी, सेंट्रल इंडिया और सूखे एरियाज़ में, जैसे राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ऐसे एरियाज़ में। तो जैसे आप देखें रागी में नंबर वन प्रोड्यूसर कौन है? कर्नाटक। बारले में नंबर वन प्रोडक्शन कौन है? राजस्थान। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है वो इस तरह से चेंज होता रहता है। रागी की एक और ख़ास बात यह है कि रागी कई सॉइल में बोया जा सकता है। खारिफ की तरह प्रोमिनेंटली खारिफ क्रॉप है रागी, रागी इज ए खारिफ क्रॉप। वहीं बारले जो है वो आपकी रबी क्रॉप मानी जाती है। रबी इसलिए मानी जाती है कि कम टेम्परेचर चाहिए, कम उसको वाटर चाहिए, उनसे भी 100 सेंटीमीटर 75 के बीच में होता है ये। बारले का यूज़ विस्की और बियर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका इस्तेमाल इंडिया एक्सपोर्ट्स के लिए कर सकता था, पर इंडिया में इसकी पैदावार घटती चली गई। इसका कारण यह है कि गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट नहीं किया, एमएसपीज नहीं है इसके लिए, किसानों के पास इंसेंटिव नहीं है इसको ग्रो करने का, तो उनका इंटरेस्ट जाता रहा और वो फूड ग्रेन्स पे फोकस करते रहे, मतलब धान और गेहूँ। तो इस वजह से हमारा आउटपुट धान गेहूँ में बढ़ता जा रहा है और बाकी में कम होता जा रहा है। मिलेट में कौन सा टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का? राजस्थान। और रागी में कौन सा है? कर्नाटक। और ये किस रेंज में होते हैं? 75 से 100 सेंटीमीटर तक। कौन सा इनके लिए बेस्ट ज़मीन है? जो सेमी एरिड रीजन है। ये था हमारा मिलेट्स के बारे में। अब आते हैं हमारी आज की आखिरी मेजर क्रॉप पल्सेस के बारे में, मतलब दालें। दालें क्यों इंपॉर्टेंट है? वो एक प्रोटीन का सोर्स है, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाती है, न्यूट्रिशियस है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है उनमें, वो लेग्यूमिनस क्रॉप कही जाती हैं, दूसरी क्रॉप के साथ भी बोई जाती है। जैसे मक्का बोया, इसके बीच के स्पेस में आप इसको बो सकते हैं। कई सारी दालें हैं, तूर, उड़द, मूंग वगैरह। और हमारी प्रमुख जो स्टेट्स हैं जहाँ डेवलप होता है वो होते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी ग्रो किया जाता है, कर्नाटक में ग्रो किया जाता है, महाराष्ट्र में ग्रो किया जाता है। वो इसलिए कि वो सूखा एरिया है और उनके पास बाकी प्रोडक्शन मेन क्रॉप्स का नहीं होता, तो वो फोकस यहाँ खिसका लेते हैं अपना। तो अब देखते हैं ग्राम के बारे में। जो प्रमुख दाल इंडिया की मानी जाती है, मतलब चने की दाल। कितना टेम्परेचर चाहिए इसको? इसको हल्का ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है, कूल्ड, मतलब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। एक ड्राई कम टेम्परेचर चाहिए होता है, 40 से 50 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए और 20 से 25 सेंटीमीटर टेम्परेचर होना चाहिए। ये दो चीज़ें देखते ही आप बता देंगे कौन सी क्रॉप है। ये है रबी क्रॉप। तो जैसे कोई रबी बोले तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कौन सी क्रॉप हो सकती है, क्या टेम्परेचर टाइमिंग उसको चाहिए होती है। रेनफेड क्रॉप है, सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादा उपजती है ये, और इसको बाकी रीजन जैसे पंजाब हरियाणा में पहले से बहुत बोया जाता था, पर अब चावल और गेहूं ने इसको हटा के वो लोग वहाँ इसी पे फोकस कर रहे हैं, गेहूं और चावल पे। क्यों? क्योंकि एमएसपी ज़्यादा मिल रही है, एफसीआई में बेच सकते हैं। यहाँ पे वो आउटपुट नहीं है, वो फ़ायदा नहीं है, तो इसकी यील्ड भी लो होती है क्योंकि बारिश कभी घट गई। सेंट्रल इंडिया में खासतौर पे जहाँ ये बोई जाती है वहाँ बरसात की दिक्कत रह जाती है, कभी सूखा पड़ गया तो दाल बिल्कुल कम हो जाती है, तो इस वजह से दाल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी कारणवश हम देखते हैं कि मोजाम्बिक जैसे देश दाल प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए, खुद की खपत नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कि हम अपनी पॉलिसीज चेंज करें और पल्सेस, ऑयल सीड्स जहाँ हम पिछड़ रहे हैं प्रोडक्शन में वहाँ बढ़ाएं, ना कि वहाँ पे जहाँ ऑलरेडी हम बहुत आगे निकल चुके हैं उनको रीबैलेंस करें। मतलब जो हमारे अनाज है उसे हम शिफ्ट करें उस मिट्टी की ओर जहाँ ज़्यादा सुटेबल है वो, और जो एरियाज़ वहाँ अभी अच्छी उर्वरकता दे रहे हैं वहाँ जिन चीज़ों की हमें ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें बोया जाए। अब बात आती है तूर और अरहर दाल की। तूर यानी अरहर दाल, ये एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि क्या डिफरेंस है इसमें और चने की दाल में। ड्राई क्रॉप की तरह भी यूज़ की जाती है, कहीं कहीं रबी क्रॉप में यूज़ की जाएगी। कहाँ रबी क्रॉप यूज़ होगी? जहाँ ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती। कहाँ ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती? महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन रीजन्स में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, तो आप ठंड में भी इसको बो सकते हैं एज अ रबी क्रॉप। पर नॉट इन नॉर्थ इंडिया, नॉट इन सेंट्रल इंडिया जैसे मध्य प्रदेश जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है,
तो आप वहाँ उसको खरीफ में ही बो सकेंगे। तो टॉप प्रोड्यूसर कौन से हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। ये हो गया तूर और अरहर, हमने देखा इन दालों के बारे में। अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन का क्या सिस्टम है। मध्य प्रदेश को आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यही करता है, सबसे ज़्यादा एरिया इसका इस्तेमाल होता है, मतलब जितना एरिया लग रहा है उस हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है। पर आप देखें उत्तर प्रदेश का तो 13% प्रोडक्शन में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन है, केवल 10% एरिया में बोई जा रही है, ठीक है। और आप देखें राजस्थान के 17% एरिया में दाल बोई जा रही है और केवल 12% योगदान है इसका आउटपुट में, टोटल प्रोडक्शन में। तो आप देख रहे हैं कि राजस्थान इसको बो रहा है लेकिन आउटपुट उतना नहीं हो रहा है, और यूपी में कम में ज़्यादा आउटपुट हो रहा है। तो हमें इस तरह बैलेंस करने की ज़रूरत है इसको, ठीक है, कि जहाँ पे कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन दे हमें वहाँ फोकस करना चाहिए। तो ये एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि आपके पास कोई समस्या है आगे तो आप इसको ऐसे देख सके क्वेश्चन को। हमने ये टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म कर लिया, तो एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। आपको चावल के बारे में क्या क्या याद है, क्या क्या टेक्निक्स थी, याद करिए। पैटर्न, टेम्परेचर, बारिश कितनी चाहिए, सेम टू सेम वीट में क्या टेम्परेचर चाहिए, क्या पैटर्न था, क्या टेम्परेचर चाहिए, मेज़ कौन सी क्रॉप है, खारिफ है रबी है, कहाँ बोई जाती है, मिलेट्स कौन कौन सी है, पल्सेस कौन कौन सी है, मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं, कौन सी राबी क्रॉप थी, कौन सी खरीफ क्रॉप थी, ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर आपको अभी तक रिवाइंड तुरंत रिवाइंड नहीं हो रहा तो एक बार आप जाके एक बार वेबसाइट से देख लें क्या क्या था, ताकि आपको सीधा याद रहे। ये टॉपिक चीज़ें हैं पर मार्क्स लाए जा सकते हैं, तो कन्फ्यूज़ ना हो, इन चीज़ों को ध्यान में रखें। तो आज तो हमारा जो टॉपिक है ये ख़त्म हुआ, हम आगे कोशिश करेंगे बाकी के टॉपिक्स को इस तरह ख़त्म करने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू वेरी मच।